वो मल्टी डायमेंशनल है। वहाँ पे कश्मीर की बात होती है, वहाँ पे यूथ की बात होती है कि राइटिंग का मुझे शौक था ही नहीं। पहली जो मेरी पोएम ए ड्रीम ऑफ मेमोरी, खाली 20 दिन मुझे लगे द मिडनाइट साइलेंस की बुक को लिखने में। पहले मेडिकल से कैसे आर्ट्स में गए और आर्ट्स के बाद अब ये लिटरेचर में जा रहे हैं। कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है राइटिंग से, क्योंकि राइटिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ दिया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। खाली मिडनाइट साइलेंस फहीम नहीं लिख सकता, आप सब लिख सकते हैं, आप सबके अंदर टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइकू। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है। अल्लामा फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, ये फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, इसी के हाथ में कौम की तकदीर होती है। नाज़रीन, हमारी कोशिश भी यही हमेशा होती है कि हम कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के ज़रिए अपनी कश्मीर वैली के जो यूथ हैं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन बिहाइंड द कैमरा है, उनको हम प्रमोट करें, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। नाज़रीन, आज हम आपको कश्मीर वैली के एक ऐसे यूथ, डायनेमिक यूथ से मिलाते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन 18 साल की उम्र में हमारे कश्मीर वैली के जनूबी कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले फ़हीमुल इस्लाम ने एक बुक लिखी है। यानी कि 18 साल की उम्र में फ़हीमुल इस्लाम ऑथर बन गए। और कैसे इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, नाज़रीन हम आपको मिलाते हैं फ़हीमुल इस्लाम से। फ़हीमुल इस्लाम ने कई सारे आर्टिकल्स, कॉलम्स और राइटअप्स लिखे, नेशनल, लोकल और जो इंटरनेशनल सतह के जो मैगजीन्स और डेलीज़ हैं वहाँ पे उनके पब्लिश हुए हैं, शाया हुए हैं। इनके नाम कई अवार्ड्स हैं, कई सर्टिफिकेट्स फ़हीमुल इस्लाम के नाम है। फ़हीमुल इस्लाम अपनी जो इन्होंने बुक लिखी है, इसके अलावा तकरीबन 10 जो बुक्स हैं उनके वो को ऑथर भी रह चुके हैं। कई सारे डिबेट्स में फ़हीमुल इस्लाम ने शिरकत भी की है और स्पेशली इनका फोकस हमेशा यूथ पे रहा है। फ़हीमुल इस्लाम से नाज़रीन आपको मिलाते हैं, जानते हैं कैसे फ़हीमुल इस्लाम 18 साल की उम्र में यंग ऑथर बन गए। फ़हीम साहब, खुशामदीद, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फ़हीमुल इस्लाम इन्होंने जो बुक लिखी है, इस बुक का नाम है द मिडनाइट साइलेंस। ये आइडिया कहाँ से आया, एक छोटी उम्र में कब ये आइडिया इन्होंने जनरेट किया और किस वजह से, और ये क्रिएटिविटी कैसे इनके अंदर पैदा हुई, फ़हीम साहब आपसे जानेंगे। पहले इस बुक का जो टाइटल है, इस पे गुफ्तगू करने से पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आपकी जो रेजिडेंस है, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके बारे में बताइए, अपने बारे में। जी बिल्कुल, देखिए मैं असल में पुलवामा के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, जो कि असल में तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो अचन पुलवामा है जी। तो वो पुलवामा से ऑलमोस्ट, पुलवामा के मेन टाउन से ऑलमोस्ट 8 या 10 किलोमीटर पे दूरी पे वाक़ है। और जो मेरी अब बुक आ चुकी है द मिडनाइट साइलेंस, इसके जो टाइटल के बारे में आपने बात की, असल में मैं आपको बताना चाहूँगा और सारे जो नाज़रीन है सबको बताना चाहूँगा, असल में तो मिडनाइट साइलेंस का जो नाम है, देखिए अगर किसी को रात में कोई तकलीफ़ होती है मिडनाइट में, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे दिन पे, वो हम सब लोगों के पास आया है। और यही एक हालत हुई है सारे वादी कश्मीर की, जहाँ पे हम बात करें अलग अलग टर्मोइल से, अलग अलग चीज़ों से हमारी जो मिडनाइट थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई है। लेकिन फिर उस मिडनाइट में साइलेंस कैसे आ गई, वरना ये जो हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा मतलब चहचहाहट होती थी, वो असल में खामोशी में। फ़हीम साहब, मिडनाइट तो यूजुअल काम है, लेकिन साइलेंस बीच में आना, दैट इज़ द पॉइंट। यस, ऑब्वियसली। देखिए मिडनाइट की जो साइलेंस होती है ना, वो कुछ ना कुछ डिनोट करती है। एग्जैक्टली, दैट मीन्स समथिंग इज हिडन देयर, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और छुपा क्या है, यू विल गेट दैट इन द बुक। आप वो बुक में देख सकते हैं, आप वो बुक में पा सकते हैं कि छुपा क्या है और साइलेंस क्या है। जो भी रीडर्स पढ़ेंगे डेफिनेटली दे विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट व्हाट आई हैव रिटन देयर। तो यही चीजें हैं कि जो असल में ये चीजें द मिडनाइट साइलेंस से ही बुक का नाम है, और जो लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली दे विल कम टू नो अबाउट द टाइटल। फ़हीम साहब बताइएगा हमें, द मिडनाइट साइलेंस आपने आखिरकार लिखी और 4 दिन पहले नाज़रीन इनकी जो बुक है पब्लिश हो चुकी है, और जो इसका जो टाइटल आपने रखा है, क्या ये किसी से आपने पहले बात की शेयर करके, किसी और का आइडिया है,
या आपने हालांकि इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू की, या आप कभी सोचे थे शाम को या दिन में अचानक आपके माइंड में यही आया, यही आइडिया क्यों, यही टाइटल क्यों? कई और सारे टाइटल तो आपके सामने थे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स आते थे कि जिस तरीके से मेरी बुक का कंटेंट है, कंटेंट के रिलेटेड कुछ लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मेरी बुक है वो मल्टी डायमेंशनल है। वहाँ पे कश्मीर की बात होती है, वहाँ पे यूथ की बात होती है और अलग अलग चीज़ों पे, नेचर पे बात होती है। तो फिर लेटर ऑन थे एक मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने फिर गुफ्तगू की इसके बारे में, टाइटल के बारे में। डेफिनेटली वी केम टू द कंक्लूजन कि असल में इस बुक का नाम जो है द मिडनाइट साइलेंस से रखा जाएगा। नाज़रीन, ये ही वो बुक है जो हमारे साथी एक यंग कश्मीरी यूथ फ़हीमुल इस्लाम साहब ने लिखी है। 4 दिन कबल ये बुक पब्लिश हुई है। फ़हीम के हाथ में इन्हीं की बुक में थमाता हूँ। फ़हीम, थोड़ा सा इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, जो पोइट्री कलेक्शन है इस बुक में, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, स्पेशली जो हमारी यूथ है जो हमें देख रहे हैं, यकीनन फ़हीम साहब इंस्पायरेशन भी बन चुके हैं। आप थोड़ा सा इस बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस वजूहात की बिना पर और क्या क्या टाइटल्स और उस टाइटल्स के पीछे का राज क्या है? फ़हीम साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से अपनी बुक को किसी और के हाथों में लेना बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुक में 30 पोइम्स है, यानी कि 30 पोइम्स की कलेक्शन है ये वाली बुक, और अलग अलग मौज़ूआत पे लिखी गई है। चाहे कश्मीर की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, होप की बात की जाए, यानी कि बहुत से ऐसे मतलब टाइटल्स है इसमें जिन पे ये बुक मुश्तमिल है। तो इस बुक को जिस अंदाज से भी देखा जाए और जहाँ से भी पढ़ा जाए, बिल्कुल अलग तरीके से आपको नए नए मौज़ूआत मिलेंगे। अब आपने कहा कोई ऐसा मौजू, तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि मेरी इंस्पिरेशन हमेशा यूथ के लिए रहती है, कि खासकर जो समाज में हमारे नौजवान तबका है। क्योंकि आपने पहले एक शायर का जिक्र किया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सिरा। डेफिनेटली द फ्यूचर लाइज इन आवर हैंड्स। अगर हम ही कामयाब रहे, अगर हमारी फिक्र सोच सही रहेगी, डेफिनेटली हमारा जो रोशन मुस्तकबिल होगा वो रोशन होगा। बिल्कुल। तो यही चीज़ है। अगर हम बुक की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोइम्स हैं जो मैंने लिखी है, लेकिन खासकर मैं यहाँ पे आप सब लोगों के पास जो एक पोइम है, इसमें मैं आप सब लोगों को यहाँ पे सुनाने की कोशिश करूँगा। ओ प्राइड पिलर्स ऑफ द नेशन, यानी खासकर नौजवान तबके को यहाँ पे जिक्र है। प्राइड पिलर्स ऑफ द नेशन, इसमें लिखा गया है, ओ प्राइड पिलर्स ऑफ माई नेशन, योर डिग्निटी फोर्स्ड मी टू एड्रेस यू। आप लोगों की जो डिग्निटी है उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया आप लोगों को एड्रेस करने की। योर रोजी चीक्स एंड ब्लैक हेयर, रेड लिप्स एंड वेल ड्रेस्ड बॉडी। आपका जो हुस्न जमाल है, आपकी जो सारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वाह, ग्रेट। All this doesn't define you what in real you are। ये सारा कुछ, ये जो ठाट बाड़ी, जो खूबसूरती, असल में ये आपको डिनोट नहीं करे, डिफाइन नहीं करे असल में आप हैं क्या। The changing day and coming night, सुबह का जाना, रात का आना, ups and downs in your life, आपके लाइफ में जो ups and downs आते हैं, blowing winds and blue sky, जो चलती हवाएं हैं और जो आसमान है, ग्रीनी फील्ड्स एंड लीफी ट्रीज, जो सरसब्ज खलियान है, खेत है, ऑल आर मेड जस्ट फॉर यू। ये सारी चीजें बस आप ही के लिए बनी हुई है। कम एंड सी व्हाट दिस सेड। अब आओ, हम दुनिया को जहां देखते हैं, दुनिया की रंगरली में फंस चुके हैं, आइए देखिए और सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। वाह, क्या बात है। यू आर ए क्रिएटर अबो असाल, आप ही वो मखलूक हो जो इन सारी चीजों से बालातर है। यानी कुरान में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। खुदा ने जब कहा फरिश्तों से कि मैं दुनिया में एक खलीफा भेजने वाला हूं, एंड वी ऑल only to remind you all, हम यहाँ पे बस इसलिए हैं, हम आपको ये सारी चीजें याद दिलाएं कि हमारा हुस्न जमाल इतना है, लेकिन फिर भी आप ही हमसे ज्यादा बालातर है। योर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, नौजवान से गुजारिश है, योर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, कि आपके जो आज के काम है यही कल हमारा मुस्तकबिल हो। बेशक बेशक। योर थिंकिंग लीड्स आवर वे, आपकी फिक्र, आपकी सोच हमारी राह बनाएगी। बेशक, ऑफ कोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डिग्निटी, कोशिश करिए अपनी डिग्निटी, आपका विकार, आपका मकाम क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। विच इज मेंशन्ड इन द होली स्क्रिप्ट्स, जो कि कुरान मजीद और हदीस और सुन्नत से जाहिर है। वी आर बेगर्स ऑफ लव एंड पीस, हम बाकी सब लोग हैं, बस हम किसके मुंतजिर हैं? मोहब्बत और अमन के। गिव अस शेल्टर अंडर योर एम, आपकी मंजिल के नीचे हमें कोई शेल्टर दीजिए। क्या बात दीजिए, क्या बात। ये मैं अपने जो
मतलब नाजरीन है, नौजवान है, खासकर इनके नजर कर रहा था कि मतलब असल में करना क्या है। तो बहुत सी पॉइंट्स की कलेक्शन है जो आप इसमें देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत सी पॉइंट्स है जो आप इसमें देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल चीजें आपको मिलेंगी। फहीम साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त मिला आपको जल्दी जल्दी इस बुक को रीड करने का, तो मैंने जो मॉल ऑफ द बुक जो मैंने देखा आपकी इस बुक में जो पोइट्री कलेक्शन में, मुझे ये समझ आया कि आप पूरा जो आपका फोकस है, आप जो एड्रेस करें वो कश्मीर वैली के ओवरऑल जो यूथ है उनको एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमेशा से मैं आपको राइटिंग की जो बात कर रहा हूँ, मैंने राइटिंग की इब्तिदा भी इसी से की। जब मैं क्लास 11th में वंस आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द फेसबुक, मैं फेसबुक देख रहा था, अचानक से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि जो हमारे नौजवान हैं वो दिन ब दिन डिग्रेड होते हैं, उनकी मॉरलिटी डिग्रेड होती है। तो मेरे जहन में आया कि असल में करना क्या है। राइट। सच में मुझे शौक नहीं था, लेकिन मुझे जरूरत महसूस हुई कि समाज को कुछ देना है। अगर फहीम के पास टैलेंट है, अगर मुझे लिखने की सलाह है तो डेफिनेटली आई शुड कम फॉरवर्ड। और जब वो ठान ली मैंने उस टाइम पे, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। द मिडनाइट साइलेंस उसी का कमाल है जो मैंने सोचा था। और हमेशा से मेरा एक ही फोकस रहा है, वो नौजवान, कि मैं एक नौजवान को एड्रेस करूं। क्योंकि अगर नौजवान सही रास्ते पे होंगे, अगर नौजवान सही फिक्र सोच से मतलब बहुत अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली हमारा मुस्तकबिल भी आगे रोशन ही हो सकता है। नाज़रीन, द मिडनाइट साइलेंस का जो रिजल्ट है फहीम साहब अपने वालिद मोहतरम को देते हैं। फहीम साहब, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने घर की बात करी जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा एक इंसान के वालिदैन जो होते हैं हमेशा एक इंसान को अच्छे मकाम तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा मकाम हासिल करे, हर किसी तरीके से आज़ाद हो, हर किसी तरीके से आबाद हो, मकाम हासिल करे। तो मेरे जो फादर है एक्चुअली वो प्राइवेट टीचर थे, और मतलब पूरी जो फैमिली है ना, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और खासकर मेरे जो मैटरनल अंकल है निसार अहमद, वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे हर किसी टाइम पे सपोर्ट किया। वो प्राइवेट एक टीचर है, असल में गवर्नमेंट टीचर। जो मेरे फादर है ना, असल में उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया, फहीम यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। वो मुझे ऑलवेज इंस्पायर करते रहे कि फहीम, तुम में वो हौसला है, तुम उन बुलंदियों को छू सकते हो जिन बुलंदियों को शाहीन का जिक्र किया गया है। तुम में वो काबिलियत है। माँ की दुआओं की मतलब वसादत से उन्होंने मेरी इस परवाज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई दी। मेरे भाई हैं जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, और बाकी जो भी अहबाब थे, रिश्तेदार थे जिन्होंने ऑलवेज। लेकिन घर से जब इंस्पिरेशन की बात करी जाए तो फादर, मदर, ये सारी चीज़ें मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन रही है। और लेटर ऑन जब मैं इस फील्ड में आया, राइटिंग की फील्ड में, देखिए असल में ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मतलब टाइम लेंगे इन सारी चीज़ में जिक्र कर, लेकिन छोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊं कि असल में जब इंस्पिरेशन कोई इंसान लेता है तो कोई इस तरीके से आइडियोलॉजिकली कोई ना सेम होता है आपके यहाँ जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। बहुत से ऐसे आइडियोलॉजिकली भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की वसादिश और खुदा की मेहरबानी की वजह से मैं इस बुक का ऑथर बन चुका हूँ। फहीम साहब, चूँकि आपने अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया, आपकी इंस्पिरेशन वो रहे हैं या आपके बाकी रिलेटिव्स हैं, आपका जो राइटिंग का जो स्किल है वो आउसम है। और आपको कब से आपको ये शौक हुआ? क्या ये आपका शौक था, आपका पैशन था, या एक्सीडेंटली आप इसमें आ गए तो उसके बाद आपका ये शौक बढ़ता गया और आपने एक बुक लिखी? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया असल में कि राइटिंग का मुझे शौक था ही नहीं, लेकिन एक बार जब मैं फेसबुक मैंने आपसे पहले कहा, मुझे एक ज़रूरत महसूस हुई। और फिर मैंने क्या किया कि एक बार मैं ऐसे ही घर में बैठा था, अचानक से मैंने ख्वाब देखा था। सुबह जब मैंने कलम कागज उठाया ऐसे ही रैंडमली मैंने लिखना शुरू किया, और पहली जो मेरी पोएम ए ड्रीम ऑफ मेमोरी वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और सच में उसमें एक थोड़ा सा रिदम बन गया, और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा, सपोर्ट आने लगा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। तो फिर मुझे लगा फहीम शायद मुझ में भी कोई छुपा हुआ है, राइटिंग स्किल्स मुझ में भी है। देन आई ट्राइड, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत कोशिश की, एंड फिर उसके बाद आर्टिकल्स लिखना शुरू किए जो कि कश्मीर के डायरीज में और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो पब्लिश हो गई। तो मतलब यही है कि असल में रैंडमली ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर जब मैंने इस पर मेहनत की, कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी से चली। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? ऑब्वियसली हर किसी चीज़ में स्ट्रगल करनी ही होती है, और वो भी बहुत अंदाज। लेकिन जब राइटिंग की बात आती है, राइटिंग स्किल मुझे कुछ अजीब तरीके से लगा। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, किसी को बैट बल्ला मतलब थमा दिए, डेफिनेटली वो भी खेल सकता है, लेकिन जो राइटिंग का अलग सा कुछ शौक होता है ना, या कुछ अलग सा लिखने का मन होता है, मुझे ये कुछ अलग सा लगा कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। किसी चीज़ को देख के आप क्रिएटिवनेस पैदा करते हैं, किसी चीज़ को अलग के डायमेंशन में ले जाना, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। और फिर भी मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा, बहुत ज़्यादा। मैंने एक की पोएम देखी, दूसरे की पोएम देखी, एक की बुक पढ़ी, दूसरे की, और फाइनली उन सारी चीज़ों को देख के मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने कुछ ही पोएम्स
इनिशियल स्टेज में लिखी थी, फिर लेटर ऑन मैंने बंद कर दिया था कुछ टाइम तक क्योंकि कुछ घरेलू प्रेशर प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन लेटर ऑन ये जो मिडनाइट साइलेंस बुक है मैंने 20 डेज में ही कंप्लीट कर चुकी है। खाली 20 दिन मुझे लगे द मिडनाइट साइलेंस की बुक को लिखने में। कुछ ही पॉइंट्स मैंने पहले लिखे थे, लेकिन खुदा के फजल करम से ये कारवां और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और बुक्स भी आने वाली है इंशाल्लाह। बस यही चीज़ें हैं कि असल में जो राइटिंग की चीज़ें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, एक से दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी ज़रूरी होती है। फ़हीम साहब पहले 11th 12th के मेडिकल स्टूडेंट, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट सेकंड यानी बैचलर्स में इन्होंने आर्ट्स लिया और पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट है इस वक्त, सोशल साइंस। पहले मेडिकल से कैसे आर्ट्स में गए और आर्ट्स के बाद अब ये लिटरेचर में जा रहे हैं। फ़हीम साहब ये कुछ अनहोनी यूनिकनेस बिल्कुल, बहुत सारे इसके पीछे का राज बताइए। ऑब्वियसली इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि फ़हीम पहले आपका मेडिकल का शौक, लेटर ऑन पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में रह रहे की बुक और वो भी लिटरेचर कोई अगर प्रोज लिखता तो अलग सी बात थी, लेकिन पोइट्री की बुक तो सच कहूँ मैं खुद भी हैरान हूँ इन सारी चीज़ों के रिलेटेड। और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं चीज़ें, खुदा की सलाहियतें हैं। और ये चीज़ें हैं कि मैंने जब क्लास 11-12 में जब मेडिकल पढ़ रहा था तो उस टाइम पे भी बहुत से असातिज़ा ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया अपनी लाइफ में। तो मैं भी मेडिकल में बहुत अच्छा था, मैंने मतलब बायो बहुत अच्छा पढ़ा था, केमिस्ट्री फिजिक्स, जो आज के समाज में ना फोबिया बन चुका है कि बस मेडिकल इंजीनियरिंग ना बस ये चीज़ें मैंने भी पढ़ा था क्योंकि घर वालों का भी ये था कि फ़हीम यू हैड दिस साइड ऑफ गट्स, गो थ्रू इट। मैं भी मेडिकल लेके चला गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, मेरा फॉरेन लैंग्वेज में भी मतलब एडमिशन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरा बीएससी में भी एडमिशन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए लिया, सब लोग कहते थे फ़हीम यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, गो थ्रू इट, आप में है लीडरशिप क्वालिटीज, अगर आप इन चीज़ों के थ्रू जाएंगे डेफिनेटली कोई मकाम होगा आपका। तो एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, यासिर मुमताज़ एक टीचर जो अलीगढ़ में है, वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो ऑलवेज मेरे क्लोज रहे, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत चीज़ें सिखाई और यही कहा फ़हीम तुम्हारा जो गोल है उसकी तरफ जाओ। वो खुद, हालांकि वो खुद मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ये कहा जो आपका गोल है उसकी तरफ आप जाइए। तो यही चीज़ें मैं सबको भी यही कहना चाहूँगा कि गोल जो है, आपकी जो टैलेंट है उसको शोकेस करिए पूरी दुनिया के सामने ताकि दुनिया आपसे कुछ इंस्पायर हो सके। और यही वजह है कि ये सारी जो चीज़ें हुई, अब मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ ताकि सोशल जो वेलफेयर हो जाए, समाज में जो यूथ है उनको इंस्पायर करूँ ताकि वो अलग अलग तरीके से उन सारी अनएथिकल प्रैक्टिस से बाज आ जाए और समाज की बहबूदी के लिए काम करना। फ़हीम साहब आपके कई सारे जो कॉलम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, राइटअप्स हैं जो पब्लिश हुए हैं लोकल, नेशनल, इवन कि इंटरनेशनल डेलीज़ में भी, मैगजीन्स में भी, और पाकिस्तान मैंने आपका जो प्रोफाइल पढ़ा उसमें मैंने देखा कि आपके कुछ जो कॉलम्स हैं डजन्स ऑफ पाकिस्तानी डेलीज़ हैं उसमें वो पब्लिश हुए हैं। तो आपके लाइफ में जब आपने पहली बार देखा कि आपका कोई राइटअप लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल सतह की किसी डेली में, किसी मैगजीन में पब्लिश हुआ, उस टाइम की क्या फीलिंग थी? देखिए ऑब्वियसली हर किसी का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है इन सारी चीज़ों में आना। प्रिंटिंग मीडिया आजकल के ज़माने में अगर देखे जाए, हर किसी का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मेरी भी न्यूज़ आगे जाए, मैं भी कुछ करूँ, वो चीज़ें, ये चीज़ें। जब मैंने भी लिखना शुरू किया, फिर मैंने डेली पार्लियामेंट टाइम्स पाकिस्तान में मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, वहाँ के मैगजीन में पब्लिश हुए, और वहाँ का एक और न्यूज़पेपर है बहुत ही बड़ा जो कराची और लाहौर से साइमल्टेनियसली पब्लिश होता है, द फाइनेंशियल डेली इंटरनेशनल। उस टाइम पर मैं एहतिकाफ में था उस टाइम, तो आखिरी दिन था जब हम अब वहाँ से निकले। मैं सुबह देख रहा था कि मुझे ईमेल आई है वहाँ से कि आपका आर्टिकल पब्लिश होगा, और वो यही आर्टिकल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देयर उम्मत मुस्लिमा में जो नौजवान है इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। एंड जब मैंने उसे देखा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पर, डेफिनेटली मैंने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा भी वहाँ पे हुआ। लेकिन फिर लेटर ऑन ये जर्नी बहुत अच्छी रही। कश्मीर के जो बहुत कश्मीर रीडर, ब्राइटर कश्मीर, कश्मीर हॉराइजन या कश्मीर उज़्मा, तामिल इरशाद, बहुत ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, इंग्लिश भी और उर्दू में भी। तो बहुत खुशी महसूस होती है। घर वाले भी हमेशा उनके फेस पे जब स्माइल देखता हूँ तो डेफिनेटली मेरा दिल भी बाग बाग होता है कि हाँ, माँ बाप किसी अमल से खुश होते हैं। क्योंकि आजकल के समाज में जहाँ नौजवान अलग अलग अनएथिकल चीज़ों में मुलविस है, मनशियात के शिकार हो चुके हैं, तो लेकिन फिर भी अगर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी आला मकाम पे पहुंच जाए, अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल करे, और बिल्कुल यही है कि मेरे माँ बाप भी इस चीज़ में खुश है, खुदा भी खुश है, इंशाल्लाह मैं भी खुशी रहूँगा। फ़हीम साहब फिर से मैं इस बुक पे आता हूँ, आपकी मॉरल जो इस बुक का है वो आप हमसे शेयर करेंगे? देखिए मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि असल में ये जो बुक है मल्टी डायमेंशनल है, इसमें अलग अलग ग्लिम्पसेस है कश्मीर के बारे में, क्योंकि बेस्ट आर्टिस्ट वो होते हैं जो अपने टाइम को नरेट करें, अपने टाइम को डिनोट करें। तो यही है कि जो द मिडनाइट साइलेंस है इसमें कश्मीर के बारे में बात हुई है,
इसमें नेचर के बारे में बात हुई है, खासकर नौजवानों के तबके के बारे में बात हुई है, उम्मीद के बारे में बात हुई है कि वो आपने इसमें डिप्रेशन का जिक्र किया, एंजाइटी का जिक्र किया, इवन कि आपने इसमें कॉन्फ्लिक्ट को भी छेड़ा है। ऑब्वियसली, क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं, डेफिनेटली वो जो हम सराउंडिंग में देते हैं, डेफिनेटली दैट विल बी इन दिस बुक। और नौजवानों के बारे में मैंने उनसे यही कहा है कि जो मनशियात का शिकार हो चुके हैं, ये कुछ नहीं है, बस ये कुछ टाइम की प्लेजर है। जब आप किसी टाइम के प्लेजर फॉर टाइम भी प्लेजर के लिए लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन आप इसके एडिक्ट बन जाए, तो इन सब चीज़ों से बाज आ जाए। मैंने बहुत सारे एड्रेस किया नौजवानों को, क्योंकि मेरा यही काम रहता है, चाहे मैं स्पीक्स करूँ, चाहे मतलब स्पीच दूँ या राइटिंग करूँ, बस नौजवान को फोकस करूँ। फ़हीम साहब, आपकी एज जस्ट 18 ईयर्स है, अभी आपकी जर्नी काफ़ी है, आगे जाना है आपको, तो आगे क्या इरादा है? देखिए, मेरा जो खुद का प्लान है, अभी मैं पॉलिटिकल साइंस में हूँ, तो मेरा पहले से जहन बना हुआ था कि मैं मास्टर्स करूँ ह्यूमन राइट्स में। तो उसके लिए मैं बाहर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह की अगर मंशा होगी और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं बाहर के लिए अप्लाई करना चाहूँ, ताकि मैं बाहर की दुनिया देखूँ, बाहर की सारी चीज़ें देखूँ और वहाँ से ह्यूमन राइट्स करके आ जाऊँ। तो जो राइटिंग की बात है यहाँ पे, राइटिंग डेफिनेटली मुझे करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है राइटिंग से, क्योंकि राइटिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ दिया। और मैंने भी इस राइटिंग की वसादत से बहुत कुछ नहीं कहूँगा, कम से कम 1% हक तो अदा किया समाज के लिए, कि मुझे समाज के लिए कुछ क्या करना है। और हमेशा मेरा एक ही फोकस रहेगा, चाहे मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहूँगा या जहाँ कहीं भी रहूँगा, कश्मीर की कौम मेरे सामने रहेगी, कश्मीर के नौजवान मेरे सामने रहेंगे, उनकी ज़िंदगियों को किस तरीके से मैं रोशन करूँगा, खुदा की मंशा से अपने और ज़िंदगी के जो सारे टैलेंट्स हैं, उनके टैलेंट को किस तरीके से मैं शोकेस करूँ। मैं यहाँ पे एक ज़िम्मन मेरे जहन से एक बात आ रही है कि देखिए, मैंने एक बुक कंपाइल करनी स्टार्ट की, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुलगाम से कोई लड़का है, वो बेचारा, उसने लिखा है बहुत, लेकिन फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की वजह से वो बेचारा उसे पब्लिश नहीं कर पा रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि कश्मीर के जो बाइडिंग राइटर्स हैं, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगा और एक काम करता हूँ कि वो सारे अपने राइट्स सब दे सकते हैं कुछ भी, और उनको एक बुक की शक्ल में कंपाइल करूंगा, उनको फिर पब्लिकेशन में भेज दूंगा, वहां से पब्लिश होकर मार्केट में रखूंगा, उनको सारे जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे उनको उनकी बुक दे दूंगा और सर्टिफिकेट दूंगा। ये मैं कश्मीर के नौजवानों के लिए जिस हद तक मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली मेरी यही कोशिश है। आपकी इस वक्त ये जो बुक है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, और क्या ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है? बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल है lolchuk.in पे, जहां से नेशनल इंटरनेशनल दोनों ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं। और बाकी जो मकतब इस्लामिया बारामूला मेन मार्केट में है, आप कुलगाम में चाहें तो वहां पे भी मिल सकती है, इस्लामाबाद, पुलवामा, जहां से भी आप चाहेंगे बिल्कुल आपको वो मिल सकती है। फ़हीम इस्लाम साहब, आपके कई अवार्ड्स आपको मिले हैं, हमारे नाज़रीन से, हमारे यूथ से शेयर करें अपने अवार्ड्स के बारे में, और कब आपको इन अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो यहाँ पे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जो एक साल में बनते हैं, और उसकी जो बुक होती है वो अगले साल यानी जनवरी 2021 में आ जाएगी। वहाँ से मुझे 2 अवार्ड से नवाजा गया है, इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड और इंडियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो मतलब इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड मेरी बुक रिलेटेड है कि मैंने वो मल्टी डायमेंशनल लिखी है, किस तरीके से लिखी है, मतलब वो मेरे बहुत ही मतलब कहूँ यहाँ पे कि सादतमंदी की बात है कि मुझे इस तरीके से अवार्ड्स मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं, चाहे इंटरनेशनल अवार्ड्स की, ब्रावो इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करी जाए, मुझे बहुत से अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, और बाकी जो लोकल लेवल पे हैं जो सारे अवार्ड्स, कई सारी सर्टिफिकेट से भी आपको नवाजा गया है। मेरे पास 70 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स मेरे पास मौजूद हैं। बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनसे मुझे नवाजा गया है, 70 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स जो कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से मिले हैं। अगर बहुत सारी सर्टिफिकेट्स यहाँ की बात की करी जाए, सबको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरी राइटिंग के रिलेटेड मिली है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिली है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, जीवन फाउंडेशन से, यानी कि बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनली मिली है। और सबसे बड़ा जो मेरा अवार्ड है जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से मुझे मिला है, वो यही है कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से मुझे इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है। और ये एक ऐसा अवार्ड है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, जहां से मुझे ये मिला है, और ऑल्सो मुझे एक मेडल ऑफ ऑनर भी मिला है। ये एक ऐसा मेडल है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडल है। मतलब इस तरीके की कोशिशें जब यूथ करेंगे तो डेफिनेटली वो अलग अलग शाहीन सिफत नौजवान है, वो अलग अलग मकाम हासिल कर सकते हैं। फ़हीम साहब, आप अपनी कश्मीरी कौम को, स्पेशली यूथ को कहाँ देख रहे हैं इस टाइम? देखिए, जहां तक मैं कश्मीरी नौजवानों की बात करूं, टैलेंट हर किसी में है, हर किसी में अलग अलग टाइप्स के टैलेंट्स होते हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग मतलब सलाहियतें होती हैं। बस ये होता है अपने मन में डूब कर पा जा जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। बेशक अल्लामा साहब का शेर है कि जब खुद अपने आप को हम देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, फिक्र देंगे, मतलब फिक्र सलाहियत के साथ देखेंगे कि असल में दुनिया में क्या क्यों आया हूँ, अपने वजूद जिंदगी को समझेंगे, मकसद वजूद को समझेंगे कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। डेफिनेटली आप में टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है,
स्पीकिंग का टैलेंट है, किसी चीज़ का भी टैलेंट है, सामने आ जाइए। हर किसी में टैलेंट है और सामने जब आएंगे तो टैलेंट को शोकेस करेंगे डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज है, तू शाहीन है बसे रखकर पहाड़ों की चट्टान। यानी कि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं आई, यू आर लिमिटलेस। जहां भी चाहोगे तुम्हारा सारा दुनिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कदमों में है ऑब्वियसली। तो यही चीजें हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें कश्मीर के नौजवानों की, अगर बात करी जाए, बहुत से मतलब खराफात में हमारे नौजवान मुलविस हो चुके हैं। छोटे से छोटे बच्चे की बात की जाए या बड़े से बड़े की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुके हैं। लेकिन ये बात है, मनशियात से बचना है, अपने आप को इन सारी बुराइयों से रोकना है और अपने मकाम और अपने मकसद वजूद को समझना है कि असल में मुझे करना क्या है। खाली मिडनाइट साइलेंस फ़हीम नहीं लिख सकता, आप सब लिख सकते हैं। आप सबके अंदर टैलेंट है, आप सब सामने आ जाइए, अपनी दुनिया को देखिए और अपने मकामी मकसद को समझिए, मकामी मकसदी वजूद को समझिए। डेफिनेटली दुनिया की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस सामने आ जाइए, अपने माँ बाप के जहनों, उनके अरमानों, उनके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। खुदा आपका भी साथ देगा और जब आप इस फिक्र सलाहियत के साथ समाज में आ जाएंगे, डेफिनेटली हमारे समाज और हमारी कौम का जो इनकलाब है वो जरूर मुस्तकबिल जो होगा वो रोशन ही होगा। मैसेज आपकी क्या होगी आखिर पर, प्रोग्राम के आखिर? शॉर्टेड मैसेज यही होगी कि प्लीज़ सब लोग, नौजवान खासकर, स्पेशली मैं अपने सारे राइटिंग्स में नौजवान को एड्रेस करता हूं कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सामने आ जाइए, अपने टैलेंट को देखें, कौम को देखें, जिन एट्रोसिटीज और जिन टर्माइल से हम गुजरते हैं, डिप्रेशन के हवाले से अगर बात की जाए। और यहाँ पे सारा कुछ मैं बताऊंगा। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले शायद नीट का एग्जाम हुआ था। कुछ बच्चे जो उसमें कामयाब नहीं होंगे, यहाँ पे मायूस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। आप लोगों का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अपने मकाम को समझिए, अपने वकार को समझिए और सामने आइए। जो भी सलाहियत आप में है उसको लेके सामने आ जाइए और कश्मीर की बहबूदी और समाज की बहबूदी के लिए और रोशन मुस्तकबिल के खातिर अपने आप को निखार दे और अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए डेडिकेट करें, स्पेशली फॉर द कश्मीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक यंग कश्मीरी राइटर फ़हीमुल इस्लाम साहब। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास भी टैलेंट है, कांटेक्ट कीजिए कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के साथ। फ़िलहाल फ़हीमुल इस्लाम के साथ अपने मेज़बान इमरान नाइकू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।